हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम क्लासेस। दोस्तों, हमारे चैनल पर यूपीएससी की प्रिपरेशंस कराई जा रही है, जिसमें हम कंटिन्यू वीडियो लेकर आ रहे हैं, राइट। तो अब हमारी जो आज की वीडियो है वो मैथ की वीडियो है। इससे पहले हम 6 वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। और आईपीसी के हमारे चैनल पर 2000 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, राइट। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो, अपनी तैयारी को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, राइट फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि ए, बी और सी व्यक्तिगत रूप से क्रमशः 12, 24, 8 दिनों में एक काम के कुछ भाग को पूरा कर सकते हैं। अगर वे x दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, जिसके बाद ए और बी क्या करते हैं, काम छोड़ देते हैं, ठीक है। और फिर सी से इस काम को x+4 डे में पूरा करता है, तो x का मान आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो a करता है आपका 12 दिनों में, b करता है आपका 24 दिन में, और c करता है आपका 8 दिन में, ठीक है। इसका टोटल वर्क निकालेंगे, मतलब एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम हो जाएगा इसका 24 जो होता है टोटल वर्क। तो ए की जो क्षमता आ जाएगी वो आ जाएगी 2, बी की आ जाएगी आपकी 1, और सी की आ जाएगी आपकी 3, ठीक है। ये एफिशिएंसी है इसकी, ABC, जिसे कहते हैं क्षमता, राइट फ्रेंड्स। तो A प्लस बी प्लस सी की क्षमता आपकी आ गई 6, जब आप इन्हें तीनों को जोड़ दोगे, 2 + 1 + 3, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, x दिन तक काम किया। कितने दिन तक किया, x दिन तक काम किया। तो x दिन में किया कार्य कितना हो जाएगा, x दिन में किया गया कार्य क्या हो गया आपका, 6x, राइट। अब इसके बाद क्या होता है, a प्लस बी काम छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ काम है वो कौन करता है, c करता है। तो बचा हुआ कार्य कितना है, बचा हुआ कार्य आपका है 24 - 6x। ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा c, ठीक है। तो c कितने दिन में करता है, c करता है x+4 डे में, ठीक है। 24 - 6x काम अपॉन एफिशिएंसी कितनी है c की, 3, ठीक है। क्योंकि 24 - 6x काम हो जाएगा बाई 3, तो डे आ जाएगा निकल के, ठीक है। सिंपल है, बस यहाँ पर x है, x से कंफ्यूजन नहीं होना आपको, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x+4 = 24 - 6x अपॉन 3, तो ये होगा आपका 3x + 12 = 24 - 6x। ये हो जाएगा आपका 9x = 12, और x हो जाएगा 12/9, 4 × 12, सॉरी 3 × 4 12, और 3 × 9, 4/3। तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं था, सिंपल था, बस आपको क्या करना है, आपको सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। बस यहाँ पर x दिया हुआ है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। यदि आप उससे कंफ्यूज हो गए तो क्वेश्चन गलत कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 50 लीटर फलों के गूदे और पानी के मिश्रण में 20% क्या है, आपका पानी है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत है आपको 50% तक बढ़ाने के लिए इसमें कितना पानी डाला जाना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास कितना है, 50 लीटर। 50 लीटर में क्या है आपका 20% पानी है, तो 50 का जब 20% निकालेंगे, 20% का मतलब है आपका 10 लीटर, ये आपका आ गया वाटर, ठीक है। और बाकी जो बचा है वो है आपका गूदा, ठीक है, जो सॉलिड पार्ट होता है, राइट। तो ये 40 होगा। अब यहाँ से यदि मैं रेशो निकालूँ, ये आ जाएगा 1:4 का। अब आपको इस रेशो को मेंटेन करना है 1:1 का। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, 50% का मतलब है, ठीक है, कि जब इसका 50% बढ़ाने का मतलब है कि ये 25 हो जाएगा, 50 का 50%, 25%, सॉरी 50% किसका, 50 का, ये 25, तो ये 25, मतलब 1:1 का मेंटेन करना है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि 1:1 कैसे आया। अब लेकिन जो गूदे का जो
क्वांटिटी है वो तो सेम रहेगी ना, वो तो चेंज नहीं हो गई। तो इसलिए इसे हम 4 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 4 इंटू रेशो 4, ठीक है। तो एक था, एक से कितना हुआ 4, ये क्या हुआ 3 का इंक्रीमेंट हुआ किसमें, वाटर में, ठीक है, क्योंकि हमने 50% बढ़ाया है। यहाँ पर देखो जो गूदे की जो क्वांटिटी है वो क्या है, सेम है, ठीक है। यहाँ पर स्टार्टिंग में टोटल है 5 और 5 दिया गया है आपको 50 लीटर, मतलब एक की वैल्यू है आपके पास 10 लीटर, और मुझे निकालनी है इस 3 की जो मैंने वाटर बढ़ाया है, तो इंटू 10 कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 30 लीटर। राइट फ्रेंड्स, कुछ नहीं है, बस रेशो को मेंटेन करना है। आपका ध्यान रखना जो गूदे का जो मतलब वैल्यू होगी वो हमेशा सेम होगी, क्योंकि स्टार्टिंग का भी रेशो और बाद के रेशो में भी सेम होगी, क्योंकि इसमें तो हमने कोई चेंज ही नहीं करना, ये सॉलिड क्वांटिटी है। चेंज इसमें होगा वाटर में, क्योंकि इसे हमने क्या किया है 50% तक बढ़ाया। कितना चेंज हुआ, +3 का। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 3:1 और 7:1 के अनुपात में, ठीक है। मतलब आपके पास एक बर्तन ये है, आपके पास एक बर्तन ये है, और आपके पास एक बर्तन ये है। इसमें है 3:1, इसमें है आपका 7:3, ठीक है। अंतिम मिश्रण में दूध पानी का अनुपात कितना है, 5:2, ठीक है, जो जिसमें मिलाया गया है। राइट, तो इन प्राप्त करने के लिए अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 प्राप्त करने के लिए इन दो मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, मतलब इस अनुपात, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाऊं कि ये वाला अनुपात मुझे प्राप्त हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चंस में फ्रेंड्स क्या करते हैं, जो टोटल होता है ना उसे हम सेम बना लेते हैं। सपोज करें आपके पास पहला बर्तन है, पहले बर्तन में आपके पास है 3:1 का, ठीक है, दूध और पानी। दूसरा जो बर्तन है उसमें आपके पास है आपका 7:3 का, ये आपका 4 हुआ टोटल, और ये हुआ आपका 10। जो तीसरा है जिसमें मिलाया है वो मतलब जो हमें मेंटेन करना है मिलाने के बाद वो है 5:2, जो आया है आपका 7। अब आपको ये मेंटेन करना है। मेंटेन आप क्या करना पड़ेगा, इसे यदि आप 35 से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये हो जाएगा सेम, ठीक है, 140 हो जाएगा। इसे आप 14 से करोगे तो ये भी 140 हो जाएगा, और इसे आप 20 से करोगे तो ये भी 140 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये क्वांटिटी सेम कर दी। ध्यान देना, ये प्रोसीजर आप आराम से समझिए किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में आपको एक क्वांटिटी लेनी है, चाहे आप पानी ले लो चाहे आप दूध ले लो। तो मैं यहाँ पर क्या लूँगा, पानी ले लेता हूँ। तो जो पानी का है जब आप देखोगे तो जो 35 से वो करोगे मल्टीप्लिकेशन, तो ये 35 हो जाएगा फर्स्ट वाले में, 14×3 = 42 हो जाएगा दूसरे वाले में, और जो मुझे बनाना है वो हो जाएगा आपका 40। अब यहाँ से क्या करना है आपको कि सेंटर में रखना है आपको 40 जो आपको बनाना है, ठीक है। ये 35 हो जाएगा और ये आपका 42 हो जाएगा, ठीक है। रेशो निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 5, तो 2:5 आ जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, इसमें बस आपको ध्यान रखना है जब आप इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो वहाँ पर जो टोटल क्वांटिटी है ना ये आपको मतलब सेम करनी है, ठीक है। एक तरीका और है, यदि वो तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उसे आप नहीं करो तो अच्छा है। ये सबसे इजी तरीका है जो मैंने आपको बताया है इस क्वेश्चंस का। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 रुपये पर किलोग्राम वाले 20 किलोग्राम चावल में 36 रुपये पर किलोग्राम की कीमत वाले चावल को कितनी मात्रा में मिलाया जाना चाहिए अगर व्यापारी मिश्रण को 48 रुपये पर किलोग्राम पर बेचकर 20% का लाभ कमाना चाहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप देखोगे, मैंने माना कि x किलोग्राम चावल मिलाया गया, कितना मिलाया गया, x किलोग्राम, माना x किलोग्राम चावल
मिलाया गया। ठीक है, तो जो 20 किलोग्राम चावल का जो मूल्य है, ये वाला स्टार्टिंग वाला जो हमें दिया है 20 किलोग्राम, ठीक है, 50 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से है। तो आप इसे निकालोगे, 36 वाले की आपको कैलकुलेशन करनी है, मतलब ये निकालना है। ठीक है, और मतलब मिलने के बाद में आपको बेचना है 48 रुपये पर किलोग्राम बेचकर, जिससे 20% का लाभ हो। ठीक है, तो 20 किलोग्राम जो चावल का मूल्य हो जाएगा, अच्छे से समझना कि ये 20 किलोग्राम है, ठीक है, 50 रुपये पर किलोग्राम है, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 इंटू 50, तो ये हो जाएगा आपका 1000 रुपये। राइट, तो एक वाले चावल की तो मैंने क्वांटिटी निकाल ली। अब दूसरे वाले की क्या हो जाएगी, x किलोग्राम इसका, क्योंकि 36 रुपये पर किलोग्राम की जो कीमत है उसकी चावल की क्वांटिटी मैंने मान रखी है कि x है। ठीक है, तो x किलोग्राम चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, x किलोग्राम चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36x। ठीक है, तो मेरे पास टोटल चावल कितना होगा, मेरे पास टोटल होगा 1000 प्लस 36x। इन दोनों को मिलाने के बाद जो चावल आएगा, ठीक है, उसे हमें बेचना है 20% के लाभ पर। तो किसका 48 रुपये पर किलोग्राम है, इस पर 120, ठीक है, इंटू 100, और क्वांटिटी कितनी है 20 प्लस x, जो परसेंट के हिसाब से हमें दी गई है। ठीक है, क्योंकि टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 20 प्लस आपकी x। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 2 तिये 6, 12, 3 चौक 12, ये 10 आ गया, 2 दूनी 4, 2 पन्ने 10। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1000 प्लस 36x इजिकल टू 800 प्लस 4x। तो ये आपका 4x बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 1000 में से कितने 800 चले जाएंगे, तो ये बच जाएगा आपका 200। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4 पन्ने 20, 50 किलोग्राम। तो ये कौन सा है, ये 36 रुपये पर किलोग्राम वाला जो चावल है वो कितना है 50 किलोग्राम चावल है मेरे पास। ठीक है, बस आपको पर्सन के अकॉर्डिंग आपको चलना है और कोई भी चेंज इसमें नहीं करना, ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 4 घंटे चलती है और एक बाइक 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 6 घंटे चलती है। कार और बाइक दोनों ने मिलकर कुल कितनी दूरी तय की। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा आप डिस्टर्ब हो सकते हो कि आप ये मत सोचो कि दोनों एक तरफ जा रही है या दोनों आमने सामने आ रही है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिंपल दूरी निकालनी है। ठीक है, जैसे जो आपकी कार है, कार के द्वारा चली दूरी कितनी हो जाएगी 50 किलोमीटर पर घंटा स्पीड है और ये आपका टाइम है। तो 50 इंटू दूरी बराबर 4 इंटू समय, तो ये हो जाएगा आपका 200 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर। ठीक है, ये किसके आगे आपकी कार की। और बाइक द्वारा चली गई दूरी, बाइक द्वारा चली गई दूरी स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम कितना दिया है 6 घंटे। तो दूरी बराबर 4 इंटू समय, तो 80 इंटू 6, 8 6 48, 480। राइट, तो कुल तय दूरी कितनी हो जाएगी, कुल तय दूरी हो जाएगी आपकी 200 प्लस 480, तो ये हो जाएगा आपका 0, 8 और 6, 680 किलोमीटर। राइट, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कार और बाइक दोनों एक तरफ जा रही है तो स्पीड उनकी नेगेटिव हो जाएगी या घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों की बस स्पीड पूछी है कितनी चली है। नेक्स्ट आपका, अगर एक निश्चित राशि पर 4% प्रतिवर्ष की दर से पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 24 है तो मूल राशि क्या होगी।
एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका कि जो डिफरेंस होता है बराबर होता है मूलधन इंटू आर अपॉन 100 के स्क्वायर। ये मतलब ये टाइम है, ठीक है। तो अंतर कितना दिया है 24, मूलधन कितना दिया है जो आपको कैलकुलेट करना है, ये मैंने P मान लिया। R कितना दिया है आपको 4 दिया है अपॉन 100, तो 24 इजिकल टू P, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। तो ये आ गया 2 इंटू 2 अपॉन 50 इंटू 50, राइट। 4 छिक 24, 6 आ गया आपका, ठीक है। और 25 पर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। 4 छिक 24, 6 आ गया आपका, ठीक है। और 50 है ये, तो P इजिकल टू 50 आपका क्या हुआ 2500 इंटू आपका 6, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 0 0, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, राइट। एक तरीका ये है, एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ। 4% का मतलब है कि 2/50 या 1/25, ठीक है। मैंने मान लिया इसे का स्क्वायर कर लेते हैं जितना भी टाइम आपको दिया हो, तो ये आपको 25 का स्क्वायर 625, ये मैंने मूलधन मान लिया, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में कितना लगेगा 1/25 जो रेट दी गई है ये 25 आ जाएगा। फिर दूसरे में ये भी 25 आ जाएगा क्योंकि इस पर भी 4% लगेगा, मतलब 1/25। फिर इसका दूसरे साल भी लगेगा, ये आ जाएगा 1 क्योंकि 125 है, ठीक है। ये हमेशा आता है डिफरेंस, और ये डिफरेंस आपको दिया गया है 24, मतलब 1 बराबर है 24। तो आपका जो मूलधन कितना होगा इंटू 24 जब आप करोगे सेम टू सेम 15,000 के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। फॉर्मूला ये तो ऐसा है कि आप यदि क्यूब भी दिया हो तो आप तब भी यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। ये 2 में इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो यदि 2 वर्ष का दिया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, 2 कंप्यूटर कंपनियां हैं ए और बी प्रति कंप्यूटर 36,000 रुपये पर बेचती है। अगर कंपनी ए अपने लाभ की गणना लागत मूल्य पर करती है, ठीक है, और कंपनी बी अपने लाभ की गणना किस पर करती है बिक्री मूल्य पर करती है, तो प्रत्येक कंपनी को 20% का लाभ कमाती है। कंपनी बी द्वारा बनाए गए लाभ और कंपनी ए द्वारा बनाए गए लाभ के मुकाबले कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। देखो कंपनी ए का है लागत मूल्य, क्या है लागत मूल्य, तो लागत मूल्य है तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, यहाँ से क्रय मूल्य निकालोगे, ठीक है। क्या निकालोगे क्रय मूल्य निकालोगे। तो कंपनी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि लागत मूल्य पर निकाल रहे हैं तो यहाँ से आप इजीली सीपी निकाल सकते हो क्योंकि आपको एसपी दिया हुआ है, ठीक है। और 20% का क्या है लाभ है, तो क्रय मूल्य आराम से निकाल लोगे। तो कंपनी ए का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 36,000, एसपी है 120, जो प्रॉफिट हुआ इंटू 100, तो ये आ गया आपका 30,000, ठीक है। तो प्राप्त लाभ कितना हुआ, किसका है ये ए का, 36,000 माइनस 30,000, तो ये हो गया आपका 6,000 लाभ, 6,000 रुपये, ठीक है। अब देखो कंपनी बी की जो गणना है वो विक्रय मूल्य पर करनी है, किस पर करनी है विक्रय मूल्य पर। तो कंपनी बी का जो लाभ है 36,000 का 20% इंटू 100, ठीक है, 20/100, ये आ जाएगा आपका 7200, ठीक है। कि ये क्या आ गया आपका डायरेक्ट लाभ आ गया क्योंकि इसने पहले ही दिया है, ध्यान देना मैं बार बार कह रहा हूँ इस, क्योंकि लाभ की गणना यहाँ पर बिक्री मूल्य पर करनी है, बिक्री मूल्य आपको दिया गया है तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल लोगे। लेकिन यहाँ पर जो लागत मूल्य है, लाभ की गणना जो है लागत मूल्य पर करनी है तो यहाँ पर क्रय मूल्य निकलेगा, राइट। तो ये मैं बार बार आपको इस चीज़ को बता रहा हूँ कि यहाँ पर लाभ डायरेक्ट निकाल लोगे लेकिन यहाँ पर पहले क्रय मूल्य निकलेगा क्योंकि लागत मूल्य पर करनी है लाभ की गणना,
ठीक है। तो बी द्वारा अर्जित लाभ कितना हो जाएगा, ए से अधिक है, ठीक है। बी द्वारा जो लाभ है ए से अधिक है, तो ये होगा आपका 7200 माइनस 6000, ये आपका आ गया 1200। अब क्वेश्चन में निकालना है कंपनी बी द्वारा बनाया गया लाभ कंपनी ए द्वारा बनाए गए लाभ के मुकाबले, ठीक है। तो जो परसेंटेज निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी 1200। जो डिफरेंस आया किस पर निकालना है, आपका ए पर। 6000 इंटू 100, 6 दूनी 12, ये आ जाएगा आपका 20%, 4000। बस थोड़ा शब्दों का फेर है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पर लागत मूल्य पर निकालना है, यहाँ पर आपको बिक्री मूल्य पर निकालना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, माइंड में रखनी है कि कहाँ से क्या आएगा, ठीक है, आप किस चीज़ की गणना कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको एक वर्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल एक ऐसे ट्रोपोजियम समलंब के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, इसका समानांतर भुजाओं की लंबाई 37 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। यदि आपको ट्रोपोजियम या समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो आपका समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट ठीक है। तो 1/2 भुजाएं कितनी दी है आपकी 37 और 40, तो ये हो जाएगा आपका 37 + 40 इंटू हाइट कितनी दी है आपकी 4, ठीक है। 1/2 इंटू 7, 4 3 7 इंटू 4, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका 77 इंटू 2, राइट, वर्ग सेंटीमीटर। अब जो ये है ना, ये वर्त का क्षेत्रफल है, वर्त के क्षेत्रफल के बराबर है जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो वर्त का क्षेत्रफल इजिकल टू हो जाएगा जो आपका समलंब का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², क्योंकि मुझे त्रिज्या निकालनी है और ये कितना दिया गया है आपका 77 इंटू 2। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू r² इजकल टू 7 इंटू 2, ठीक है। 11 दूनी 22, 11 7, 2 से 2 कट गया, तो r² बराबर आ जाएगा 7 इंटू 7, तो r इजकल टू आ जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। 20 का आंसर आ जाएगा, राइट। क्वेश्चंस में कुछ नहीं था, बस यदि आपको फॉर्मूला पता है समलंब का क्षेत्रफल का। देखो दोस्तों, जो यूपीएसआई के एग्जाम में 2016 में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो नॉर्मली जो मतलब मेंसुरेशन से क्वेश्चन है वे कुछ ही सेट में थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन मोस्टली जो डिपेंड करता है वो फॉर्मूले पर ही पूछा गया है। यदि आपने फॉर्मूले भी याद किए हुए हैं मेंसुरेशन के तो क्वेश्चन को तुम आराम से कर ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर 6000 रुपये से लेकर 7000 रुपये तक की कीमत पर खरीदी गई घड़ियों को कितने तक 6000 से लेकर कितना है 7000 इतने पर खरीदी गई है ये, राइट। घड़ियों को 7000 रुपये से लेकर 8000 रुपये तक की कीमतों पर बेचा जाता है। कितने तक का 7000 से लेकर 8000 तक का बेचा जाता है, क्या जाता है बेचा जाता है। तो 5 घड़ियों को बेचकर कितना अधिकतम संभव लाभ कमाया जा सकता है, ये कीवर्ड्स है यहाँ पर, अधिकतम संभव लाभ। अधिकतम कब कब होगा, जब आप खरीदोगे कम पर और बेचोगे ज़्यादा पर, ठीक है, तभी तो होगा जब खरीदोगे कम पर और बेचोगे ज़्यादा पर। तो एक घड़ी पर जो लाभ है वो कितना हो जाएगा आपका 8000 तो मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब ज़्यादा पे बिकनी चाहिए, लेकिन मैं खरीदूंगा कम पे, तभी तो अधिकतम संभव लाभ होगा। तो ये हो जाएगा आपका 2000 रुपये। अब मुझे निकालना है 5000 का, तो 5 घड़ी का, तो 5 घड़ी पर जो लाभ है
एक पर यदि 2000 है तो 5 पे कितना हो जाएगा आपका 10,000 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था, बस यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। अधिकतम संभव लाभ का मतलब है जब आप कम पे खरीदोगे ज़्यादा पर बेच दोगे तो उसका आंसर आप इजीली निकाल लोगे। नेक्स्ट है आपका, एक परिवार में 5 सदस्य हैं, दादा पिता माता पुत्र और बहू। परिवार की औसत उम्र है 44 वर्ष। 5 वर्ष पहले पुत्र का विवाह हुआ और शादी के बाद बहू की जो उम्र है वो 18 वर्ष थी। तो 4 वर्ष पहले परिवार की औसत आयु का आपको पता लगाना है। सबसे पहले परिवार की कुल आयु निकालो। परिवार की कुल आयु, जो परिवार की कुल आयु हो जाएगी आपकी, तो 44 × 5 220 वर्ष। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो मतलब औसत का एवरेज का फॉर्मूला लगा है, ठीक है। कुल निकालने के लिए एवरेज को नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। अब 5 वर्ष पहले जो बहू की आयु थी वो कितनी थी 18। तो 5 वर्ष पहले निकालता हूँ मैं पहले। 5 वर्ष पहले परिवार की कुल आयु कितनी होगी, तो 220 तो है ही। अब कम क्या होगा, एक तो 18 जो खुद उस लड़की की पहले है, ठीक है, प्लस 5 आदमी है, पांचों की 1-1 साल, समझ रहे हो। मतलब 5 आदमी है तो 5 साल कम हो गए ना। जैसे 5 है तो इंटू 5 ईयर्स सबकी 5-5 ईयर्स, तो 25 हो जाएगी। और 18 उस जो वो बहू है उनकी उसकी है, तो 220 माइनस ये हो जाएगा 43, तो आपका आ गया 177, ठीक है। ये 5 वर्ष की निकाली है, ध्यान रखना 5 वर्ष की। अब मुझे 6 वर्ष पहले निकालना है, 6 वर्ष पहले। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं 6 वर्ष पहले वो बहू नहीं थी, वो तो 5 वर्ष पहले आई थी, ठीक है। तो 6 वर्ष पहले कितने आदमी थे, वे 4 आदमी थे। तो मतलब 1-1 साल सभी घटेगी, तो 177 माइनस 4 ये हो जाएगी 173। इसका एवरेज निकालना है इस टाइम। तो परिवार का औसत आयु अब कितने हैं, ये 4 ही तो है, बहू तो 5। मैं बार बार इसी सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूँ। तो जो बहू थी वो 6 साल पहले नहीं थे, 5 साल पहले थी, ठीक है। 1 साल का गैप था उन दोनों के बीच में। तो जब आप इसे काटोगे तो 25 वर्ष, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। 18 तो ये यहाँ पे यदि आपको प्रॉब्लम है एक बार और बता देता हूँ, 220 तो टोटल है, ठीक है। अब 5 साल पहले निकाल लूँगा। 5 साल पहले तो वे 5 थे, तो 25 तो ये कम होगी, और 18 जो उसकी जो बहू की एज है वो कम होगी। तो 18 प्लस 5 की, जिसमें बहू भी इंक्लूड है सारे, ठीक है। तो 5-5 25, तो ये 43 बैठेगा, ठीक है। और फिर 4 जो छठा साल है, मतलब छठे वाला है, उसमें तो ये 4 बचे ना, तो 4 माइनस करोगे क्योंकि बहू इस टाइम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारियों का अनुपात क्या है, 7:6 है। किसका, पुरुष और महिला किस अनुपात में है, 7:6 में। 7 कितने में है, 6 में है, राइट फ्रेंड्स। अब आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है कि अगर कंपनी में काम करे पुरुष कर्मचारी की संख्या चौथे सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है, तो पहली, तीसरी, 5वीं और 7वीं, ठीक है। 7 का घन, 7 सती 49, 9 सतुर 63, 7 चौक 28 और 6 34, 343, ठीक है फ्रेंड्स। तो 343 क्या है, पुरुषों की संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आ गया आपका 343, राइट। तो ये हमेशा रेशो रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। हम जल्दी में 7:6 लिख देते हैं, ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो 7 की जो वैल्यू दी है वो दी है आपको 343,
क्योंकि देखो जो अगर कंपनी में काम करे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है। 1 2 3 4, चौथी कौन सी है? 7। 7 का जो घन कितना होगा आपका 343। तो 7r बराबर कितनी है? 343। तो r यहाँ से कितना आ जाएगा? r की वैल्यू आ जाएगी आपकी 49। ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है तो कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या निकालनी है। तो 7 और 6 कितना होता है आपका? 13 और ठीक है 13r इंटू 49, तो ये हो जाएगा आपका 637। इतने कर्मचारी काम करेंगे। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। फ्रेंड्स यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें वीडियो को। ठीक है, जिससे मेरे लिए भी एक मोटिवेशन हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 5500 रुपये के मूलधन की वार्षिक 3% की ब्याज दर पर 8 महीने के लिए निवेश किया जाता है, तो 8 महीने के अंत में अर्जित साधारण ब्याज की राशि कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल है, तो साधारण ब्याज इक्वल टू हो जाएगा आपका मूलधन इंटू समय इंटू दर अपॉन 100। बस यहाँ पर 8 महीने हैं, इसका आपको क्या करना पड़ेगा? वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्याज इक्वल टू हो जाएगा आपको मूलधन कितना दिया है आपको 5500 इंटू समय कितना है आपका 8 अपॉन 12 इंटू ये होगा आपका 3% अपॉन 100। ठीक है, 4 × 12, 4 दूनी 8, 3 से 3 कट गया आपका 50, 1 0 से 1 110 रुपये आंसर आएगा, इसका डी आंसर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस थे, राइट। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बस लास्ट में एक फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि इस पर यूपीएसआई में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप बस इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। सिंपल है, आपको याद भी होगा, लेकिन जब भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं, तो a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका a की क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b की क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आप ध्यान रखिएगा। इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो फ्रेंड्स प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।